टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। यानी कि आपने टैक्स ईयर को चेंज करना है स्पेशल से नॉर्मल। तो बताओ इसका क्या तरीकाकार होगा, प्रोविजंस क्या है, लॉ क्या कहता है इसके बारे में। बिजनेस को पहले एप्लीकेशन देंगे, कंपाइलिंग नीड भी बताएंगे। कंपेलिंग नीड बताएंगे, बिल्कुल। और अगर मान लो कि कमीशन इनकार कर दे बोर्ड को और उसका जो फैसला होगा फाइनल। बस ये दो नंबर हैं, दो तीन बातें बतानी तो नंबर मिल जाएंगे आपको। तो बेटा उसके बाद देखिएगा, कहते हैं कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जरा बताइएगा, कहते हैं कि डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रांसिस्को। लेकिन फ्रांसिस्को ये वाले लेकिन आप इसको फ्रांसिस्को ही बोलो भैया, बोलने के लिए आसान है भैया, पता नहीं ये क्या है फ्रांकोस, इतना औखा होने की जरूरत नहीं। फ्रांसिस्को कहते हैं कि डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रांसिस्को फॉर टैक्स ईयर 2009। अच्छा, टैक्स ईयर 2009। वैसे तो 19 भी रखा जा सकता है क्योंकि 2019 में आया, तो मेरा ख्याल है उसका शायद इरादा यही होगा, लेकिन अक्सर इसी तरह लिखा होता है। अज्यूमिंग दैट, अब ये बड़ी अहम चीज है मेरे बच्चे। अब टैक्स ईयर 2009, सॉरी, हाँ 2009 कहाँ से कहाँ तक होगा बोला? 1 जुलाई से 31 जुलाई भी बोला था। हाँ, 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन मुझे बात पूरी पढ़नी है। कहते हैं अज्यूमिंग दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज स्पेशल ईयर। लेकिन साथ ही कमिश्नर ने उसको बता रखा है कि भैया आप कैलेंडर ईयर को यूज कर सकते हो स्पेशल ईयर के तौर पे। यानी कि लेकिन डिटरमिन जो करना है इसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस, वो किस साल के लिए करना है? 2009, मतलब 2019 कह लो। अगर ऊपर 2019 लेकर ऐसा क्वेश्चन है, वो तो 19 लिखा हुआ ना, यहाँ पे तो सारा 2009 ही है ना, माजद के साथ। तो 2000 टैक्स ईयर 2009। लेकिन इसका जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल है। और वो कौन सा बोला? कैलेंडर ईयर। तो मुझे बताएं, अगर टैक्स ईयर 2009 हो और आप उसको कैलेंडर ईयर, उसको टैक्स ईयर अलाउ हो स्पेशल ईयर के तौर पे, तो टैक्स ईयर 2009 कहां से कहां तक बनता होगा? 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2009 से, क्योंकि यही तरीका कार है ना। कैलेंडर ये 12 महीने उसके टैक्स ईयर है जो स्पेशल के तौर पे। इसको मेरे से अब हम टैक्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2008 को हम टैक्स ईयर 2008 तो कह नहीं सकते, तो इसको क्या बोलेंगे? 2009। और अगर ये होता 1 जनवरी 2009 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक, तो टैक्स ईयर 2010 बनना था। इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स ईयर 2009 कहां से कहां तक है? 1 जनवरी 2000, 31 दिसंबर 2008 तक। अब अपनी इस टाइमलाइन को, सबसे पहले आपने इस टाइमलाइन को डिटरमिन करना है मेरे बच्चे। अगर ये डिटरमिन ना हुई तो दिक्कत होगी। 2008 से 31 दिसंबर 2008, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। देखिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि जीन फ्रांसिस्को ए फ्रेंच डिजाइनर है, ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। वो पाकिस्तान में आता जाता रहा। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी 2009 तक। 10 जुलाई 2008 से लेके 25 फरवरी 2009 तक वो पाकिस्तान में रुका है। हमारा साल कहां पे इसका जो शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2008। मुझे बताओ, क्या जनवरी 2008 में ये पाकिस्तान में था? फरवरी 2008 में, मार्च 2008 में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब आ गया मेरे बच्चे। 10 को बीच में काउंट करना है। राम 10 का मतलब क्या है? पाकिस्तान में 10 को पहुंच गया होगा, तो 10 को बीच में रखें तो कितने दिन बनते होंगे? सारा ना बेकार है, इसको साफ साफ तो कर, अल्लाह के बंदे हैं? औखा हो जाएगा ना काम, इस तरह हमारे बंदे भी होते हैं बीच में। तो जुलाई के कितने दिन होंगे मेरे बच्चों, वो बताओ। 10 भी बीच में करना है और इसको उंगलियों पे काउंट कर लेना, कोई मसला नहीं मेरे बच्चे। है? पक्की बात? काउंट कर लें इसको। कहता है 22। तो बेटा जुलाई के बाद अगस्त यहीं पे था, तो अगस्त मेरे बच्चे 31 सितंबर यहीं पे था। 30 है ना? हाँ, ये ध्यान रखना आपने। ये वहां पे नहीं बताया होगा, वहां पे कैलेंडर नहीं दिया होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों। अक्टूबर यहीं पे था, नवंबर यहीं पे था, और दिसंबर यहीं पे था, जनवरी यहीं पे है,
पर भी यहीं पे है, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये मुझे बताएं मेरे बच्चे कितने दिन बनते होंगे अगर वो पाकिस्तान में, और ये दिन वहां पे बताने हैं, यहाँ पे वहां पे बताने हैं इसको इसी तरह। हम्म? चाहे वो लहदा लहदा करके लिख दो, चाहे वहां पे इस तरह लिख दो कि जैसे हमने कहा कि जुलाई के इतने, इस तरह करके लिख दो, चाहे एक ही लाइन में इस तरह सिर्फ दिनों को जमा करते जाओ, यानी कि 22 जमा 31 जमा, उसको समझ आ जाएगी एक आध। नहीं उसको पता नहीं ना चलेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे इसको डिटरमिन किया, किस महीने के कितने दिन लिए, वो ये जानना चाहता है। क्योंकि जानना चाहता है कि आपने ये जो, जब वो जुलाई 10 को यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंचा था, जुलाई के कितने दिन लिए आप। तो इसलिए आपने लाजमी उसको बताना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने मेरे बच्चे, पूरे नहीं मिलने अगर वैसे बता दोगे। हैं? ये नहीं, ये आपने वैसे ही आपने सोचनी है, ये वहां पे नहीं बना देनी, अगर हो भी तो कहीं पे बनानी तो वो क्वेश्चन पेपर पे बनाना, लेकिन वो कच्ची पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल रखें साथ रबड़ रखें, हो तो इसको थोड़ा सा वहां पे बहुत ज्यादा ना लिखें, वहां पे मुनासिब सा करके उसको बना लें। कब इतना जुल्म नहीं करते वो, मैंने कभी देखा कि इस तरह वो करके उन्होंने छीन लिया हो पेपर किसी से। अगर आपने पीआरसी के पेपर दिए हो, क्या देते थे आपको कोई कॉपी पेंसिल अकाउंटिंग या क्यूएम में, तो देते थे ना थोड़ा बहुत प्लस, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह का मामला क्वेश्चन पेपर के ऊपर। लेकिन बहुत ज्यादा वो ये ना, वो माशाल्लाह सवाल के आंसर ही लिखने शुरू कर दें और उनको लगे कि आप शायद किसी की मदद करना चाह रहे हैं यहाँ। ले बेटा, 2018 का सवाल कहते हैं कि पहले नीचे मेरे रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो मेरे से, उससे ताकि पता चले ऊपर आपने पढ़ना क्या है। कहते हैं इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रिलेटेड रूल्स एंड देयर अंडर, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रूस ली फॉर द टैक्स ईयर 2007। यानी कि ब्रूस ली के बारे में आपने बताना है कि 2007 का ये टैक्स, या टैक्स ईयर 2007 में ये पाकिस्तान का रेजिडेंट था या नहीं। कोई यहाँ पे बताया उसने, कोई इसका स्पेशल टैक्स ईयर भी है? कुछ नहीं बताया इसने। अच्छा एक मुझे एक चीज बताओ, अगर वो कहे कि टैक्स ईयर 2009 के लिए मुझे, और उसको जो स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया हुआ है, और वो जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो है 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर, 1 अक्टूबर 2008 से लेके, चले मैं 8 में क्यों लिखूं, टैक्स ईयर 2009 है वैसे, लेकिन उसको स्पेशल टैक्स ईयर मिला हुआ है 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर। अब आप बताओ ये कहां से कहां तक पक्की बात? 1 अक्टूबर 2007 से 30 सितंबर 2008, क्योंकि इसके बाद आएगा जून 2009। ऐसे ना मेरे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगा जो पीछे उसने कह दिया कि सर वो टैक्स ईयर 2009 की बात कर रहे हैं, और हमने उसको जो काउंट किया है वो 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक ही उसको रखा है। तो क्योंकि इसी को डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 2009 के साथ, वहां पे जब स्पेशल टैक्स ईयर इस तरह का अलॉट किया गया। थोड़ी बहुत समझ आ रही है ना इस वक्त? अगर थोड़ा बहुत पता चलेगा तो काम चल जाएगा। हाँ मजा। लो बेटा आप जरा इसकी टाइमलाइन बनाओ, इसमें तो कोई स्पेशल स्पेशल नहीं, सारा नॉर्मल ही। तो कहां से कहां तक होगा बोलो? 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007। लो भैया, कहता कि 1 दिसंबर 2006 को ही ब्रूस ली वॉज अपॉइंटेड बाय ए चाइनीज कंपनी एज ए टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। ये सही बनाया ना आपने? ठीक हो गया। तो 1 दिसंबर 2006 को ब्रूस ली को अपॉइंट कर दिया गया टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। कहता ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल, फिर ब्रूस ली साहब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो पाकिस्तान में पहुंचा है 15 दिसंबर 2006 को। मुझे ये बताएं, क्या ब्रूस ली पाकिस्तान में जुलाई में था, जुलाई 2006 में? जुलाई 2006 में नहीं था। मुझे ये बताएं, क्या अगस्त 2006 में था? नहीं था। ऐसे ही ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया है। पाकिस्तान में कब पहुंचा बोला? दिसंबर 15 को। तो 15 कौन करेंगे, बीच में करेंगे? करेंगे। तो कितने दिन बनते होंगे? पक्की बात? 16 या 17? ठीक हो गया, ये मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो ऐसे ही काउंट करता हूँ हर दफा, जितनी दफा सवाल करवाता हूँ इतने अरसे से ऐसे काउंट करके बताता हूँ इसको कि करना क्या है। लेकिन आप बड़े पहुंचे हुए हो। ऐसे कभी मैंने अभी तक नहीं देखा कोई ऐसे काउंट कर रहा हूँ। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26।
27, 28, 29, 30, 31, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मान रहा हूँ इस दफा आपकी बात। दिसंबर, जनवरी क्या पाकिस्तान में था? देख लो। उसके बाद कहता है ज्वाइन ऑफिस इन पाकिस्तान। आप 15 दिसंबर को गया, लेकिन ऑफिस को उसने ज्वाइन किया 20 दिसंबर को। ये 5 दिन का क्या करना है? कोई रौला नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंच गया, जहां पे मर्जी बैठा हो। हमने डिस्कस किया था, चाहे वो अल्लाह माफ करे 9 मई के वाकये में जेल में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, या कौमे में पड़ा हो, तो इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया, तो ये दिसंबर तो पूरे का पूरा काउंट हो जाएगा। ऐसे ही मेरे से क्या जनवरी में पाकिस्तान में ही था, तो जनवरी के कितने दिन? फरवरी पाकिस्तान में ही था, तो कितने दिन? मार्च पाकिस्तान में ही है? नहीं। अब मार्च का मेरे बच्चे उसको आपने बताना है। मार्च के कब हो गया पाकिस्तान से? 21 क्या? हाँ, अच्छा एक और चीज, उसने अल्फाज देखो, विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप, 31 से 30 मार्च तक का उसका दुबई का विजिट है। अब देखना ये जाना कि सर 31 और 30 का क्या करना है। अगर तो मान लो कि यहां से वो चला गया 20 को, तो सर शायद 21 को वहां पे था, और शायद सर वहां वहां से वो पाकिस्तान में 30 तक वहीं पे था, पाकिस्तान में 31 मार्च को आया। क्या ऐसे ज्यूम करें? यानी कि आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 10 दिन काउंट ना करें। एक तो ये तरीका है, लेकिन यहाँ पे चले, शुक्र है ये सवाल आया हुआ है। लेकिन इस तरह का अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो आपके पास ऑप्शन है एक अजम्पशन लेने का। आप अजम्पशन ले लें, आप उनको बता दें वहां पे कि सर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बंदा, मान लो कि पाकिस्तान से 20 को गया, तो 20 में यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, और 21 को वहां पे पहुंच गया। और सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बंदा पाकिस्तान में वापस वहां से जो निकला, वो मान लो कि 30 तक वहीं पे था, 31 को ये पाकिस्तान आया है। ये अज्यूम करके भी बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आई कैप ने उसकी सजेशन दी है वो यही है कि यही समझो कि 21 को पाकिस्तान से गया है, 30 को वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 21 दिन आप पहले काउंट करेंगे, 21 दिन पूरे। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 8 दिन ये पाकिस्तान में नहीं है, तो 2 दिन मजीद आ रह गया पीछे। कौन कौन से बोला? 30 और 31, तो 2 दिन और, मतलब ये इसमें कौन से, ये महीना कौन सा है? मार्च। तो मार्च में मेरे बच्चे आपने वहां पे उसको करके दिखाना है, 21 + 2। जब मार्च का बता रहे होंगे उसको बताना है कि 21 + 2, मतलब ये कितने दिन है? ये 23 है। सीधा 23 नहीं लिख कर देना, ताकि उसको समझ आ रही हो कि आपने क्या किया है। चल 23 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं वैसे उसको, तो समझ जाएगा कि आपने इन दिनों को बीच में काउंट किया है। बात समझ आ रही? लेकिन ज्यादा उसको बताना चाहें तो उसको बताओ कि 21 दिन तक मैंने काउंट किया, उसके बाद 30 को पाकिस्तान आ गया, 30 भी मैंने काउंट किया, और 31 भी, 2 दिन वो भी काउंट किए मैंने। बात समझ आ रही? तो अप्रैल में मेरे बच्चे, तो ये 12 से 21 है, तो यहाँ पे भी वही मेरे बच्चे तरीकाकार करना, 12 तक के दिन, और उसके बाद 12, 1, और दूसरा 10 कह रहे हैं आप? पक्की बात? मई, मई कहीं पे है नहीं, वो यहीं पे रहा। जून, कह रहा है विजिट टू नॉर्थ एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्सनल ट्रिप। कुछ करना है इसका? कुछ नहीं। हाँ, ये पूरा महीना ऐड होगा पाकिस्तान में, जहां पे मर्जी घूमे फिरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही तो कुछ। तो ये कितने दिन? 30, पूरा वही जमाने। पक्की बात? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कब बनना था इसने रेजिडेंट? 183 डेज या ज्यादा। नहीं मनोज, आप खुद सोचो, अगर हम खैर वो तो हमने ऐड किए हैं 21वां, और यहाँ पे अगर हम देखें 21वां दिन और 30वां दिन हमने ऐड किया, अगर हम इसको मजीद निकाल देते तो ये फिर भी नॉन रेजिडेंट ही थे, यानी कि इसका वो नहीं हुआ था। लेकिन एन उस पे चला गया, एन आखिर पे, ये अच्छी बात है। लो बेटा, कहता है कि इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2003। टैक्स ईयर 2003 कहां से शुरू हो रहा होगा? 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2000, सॉरी 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003। ठीक हो गया, माजरत। कह रहा है कि मिस्टर आर प्रोसीडर टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2000,
दो, टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज न्यू जॉब। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 2003 से 24 जून 2003 फॉर प्रेजेंटिंग ए पेपर इन ए सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वाज कैंसल्ड। लो भैया, मिस्टर आर है, इसका आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बनाना है। तो शुरू कहां से शुरू होगा? फर्स्ट 2002 से 30 जून 2003, ऐसे में नोचो। ये टैक्स ईयर क्या होगा? 2003। कहता है कि मिस्टर आर प्रोसीडर टू सऊदी अरेबिया। अब यहां पे मेरे ये गया कब है? यहां से यही समझेंगे कि यहां से ये सऊदी अरब गया है, क्योंकि आया थोड़ी है, ये तो जा रहा है। तो जब जा रहा है मेरे कब गया बोला? 24 दिसंबर 2002 को। मुझे ये बताएं, ये शुरू कब हुआ था बोला हमारा साल? 1 जुलाई 2002 को। तो 1 जुलाई को क्या पाकिस्तान में था? 1 जुलाई 2002 को ये पाकिस्तान में था, बिल्कुल, माजरत माजरत, 1 जुलाई 2002 में ये पाकिस्तान में था। कितने दिन बोला? जुलाई, कितने दिन बनते? 31 ही बनते हैं ना। मैंने कहा पता 29 का है। जुलाई से 31, उसके बाद अगस्त, 31 अगस्त। यस सर। सितंबर पाकिस्तान में था। अक्टूबर, नवंबर पाकिस्तान में था। 31 नवंबर। 30 32। और ठीक हो गया। दिसंबर, देखो मैंने पेपर नहीं देना, ये आप लोगों ने याद रखने ये दिन कितने। तो दिसंबर में रोचे, आप जरा देखो, कह रहा है कि 24 दिसंबर को ये चला गया नई जॉब के ऊपर सऊदी अरेबिया। तो ये कितने दिन होंगे दिसंबर के? 24, 24 दिन दिसंबर के, क्योंकि बाकी 6 दिन तो यहाँ पे यही संगे साधे नहीं है। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 2003 से 24 जून 2003 इसने कराची विजिट किया है। तो 20 भी काउंट करेंगे बीच में, पक्की बात आया होगा उस दिन। 20, 21, 22, 23, 24 भी काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या, वो जून के कितने दिन होंगे मेरे बच्चे? उसके बाद सीधा कहां पे गया? जून में 5 दिन जमा करो भैया। बाकी दिन बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये तो नहीं ना पाकिस्तान में? ठीक हो गए। कितने दिन बने? 182। तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। इतनी वर्किंग करवाई, या तो पास पास ले जा। तो पास पास में नहीं रखा। इतना बड़ा फर्क, लेकिन बस उसकी मर्जी। कहता है कि मिस्टर के एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन से समझ आ रही होगी क्या, किधर जा रहा होगा। सिंस लास्ट 3 ईयर वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन इन जिनेवा फ्रॉम 1 अगस्त 2002 से 30 जून 2003 तक ये जिनेवा गया हुआ। एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री, तो क्या करेंगे इसमें? ये पक्का पक्का ही क्या है? रेजिडेंट है। इसके बारे में हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। कभी समझ आ रही है कोई थोड़ी बहुत? उसको गोली मारो, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आज भाई ये बाकी सारे खामोश रहेंगे अगले सवाल में, सिर्फ कदीर करवाएगा। ठीक हो गया? चल, नहीं बेटा, नेक्स्ट देखो। इस तरह की आसान न्यूज है। फरवरी 28 मार्च 31। आप लोगों को पता है इस रूल का? मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ना पता है, ना मैंने आज तक पता लगाने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए, मैं ये कहता हूं आपको पता होना चाहिए। जो मर्जी करो, दिन याद करो, इस तरह करो, उस तरह करो, ऐसे करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस आपने याद रखना है मेरे बच्चे, मुझे ना बताए, आप आपस में एक दूसरे से शेयर कर लो। देखो अभी मुझे तो आप यहाँ पे आप करवा देंगे, पेपर में जाके आपने करना है, तो मैं कहाँ पे आ गया बीच में? मुझे याद करने की जरूरत है मेरे बच्चे। आप आपने ये थंब रूल जो भी है, बल्कि ये मुक्का रूल, ये आपने याद रखना है। ले बेटा, नेक्स्ट आपने बताना है कदीर। कहता है कि ए एसोसिएट इज ए पार्टनरशिप फर्म, पास कर कदीर पहले ही उसमें। पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड पार्शली इन यूके एंड पार्शली इन पाकिस्तान। कदीर बताएगा भैया ये रेजिडेंट है या नहीं है? है कैसे?
मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे पता चला कि ये पाकिस्तान कोई अल्फाज मुझे बता देंगे कैसे पता चला अल्फाज यहाँ पे कौन से अल्फाज से? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का तो लफ्ज होता ही होता है पार्शली, याद है कि नहीं? यानी कि माजरत हमने आपको अंडर एस्टिमेट किया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये मुझे ये है कि मासूम सा बैठा हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा। हमने डिस्कस किया था अगर एओपी हो, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में एक साल में चाहे पार्शली या होली, अगर पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ हो तो मेरे बच्चे उसको क्या बोलेंगे? ये वहां पे दिन नहीं देखने आप, एक लम्हे के लिए भी चाहे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो देखो उसने कोई दिनों का हिसाब नहीं रखा, कितने दिन आए या कितने दिन गए, और अगर पेपर में कहीं दे भी दे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे बच्चे सिंपल है बात, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, बस एक मिनट के लिए भी अगर पाकिस्तान में उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्सली पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ उस टैक्स ईयर के अंदर, तो पाकिस्तान में क्या होगा? वो रेजिडेंट होगा। बात समझ आ रही है? कहता है कि मिस्टर एस, ए नाइजेरियन फुटबॉल कोच, केम टू पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 28 फरवरी 2003 को। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 2003। पाकिस्तान में कब आया? 28 फरवरी को। तो टैक्स ईयर कौन सा बोला? 2003। ये कहां से कहां तक है बोला? 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003 तक। ये पाकिस्तान में कब आया? 28 फरवरी 2003 को। यानी कि अगर वैसे भी देखा जाए तो भाई बंदा वैसे ही कह सकता है ये नहीं है, लेकिन उसको दिन कैलकुलेट करके देने। खुद सोचो फरवरी में आया तो फरवरी को भी 28 को आ रहा है एक दिन, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, बस थोड़े से दिन बनते हैं इसमें नॉलेज। बस उसको लग रहा है कि बच्चे कहीं इसका ये ना, उसको ये नहीं पता लगेगा कि टैक्स ईयर कहाँ से कहाँ तक है। उसको ये लग रहा होता कि बच्चे को ये नहीं पता कि ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ये कहाँ से कहाँ तक हो। बच्चे को शायद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ना पता हो, और बच्चा उसका जितना ओवरऑल स्टे है वो सारा ही काउंट करे। बात समझ आ रही है? ये कल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरे बच्चों, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था। सादी सी बात, मुझे आप लोगों को बताएं रेंट चार्जेबल टैक्स क्या होता है? कौन कौन से? रेंट हो गया, फोरफिटेड डिपॉजिट हो गए, नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो गए। रेंट, मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा एक घर रेंट पे देता है वो है 70,000 रुपया पर मंथ के लिहाज से, जबकि उस घर का जो फेयर मार्केट रेंट है वो है मेरे बच्चे 50,000। मुझे बताओ रेंट कौन सा लेना? 70 ही लेंगे। रूल क्या था? फेयर मार्केट रेंट आर एक्चुअल विच एवर इज हायर। ऐसे था मेरे बच्चों। मुझे ये बताएं, ये जो फोरफिटेड डिपॉजिट, मान लो एक बंदा है, अज्यूम कर ले, उसने मुझसे बाइक, या जो भी बंदा वो बाइक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे कुछ पैसे एडवांस में दे दिए थे, बाद में मुकर गया, उसने 20,000 रुपया एडवांस में दिया, बाद में मुकर गया, तो मुझे बताएं क्या ये रेंट में शामिल होगा? क्यों नहीं शामिल होगा? तो लैंड एंड बिल्डिंग की सेल परचेज की बात हो रही थी, कोई और आपके घर की कोई और प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही थी, कोई गाड़ी शाड़ी इस तरह का। लैंड एंड बिल्डिंग जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, और उस सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो अमाउंट जब्त की हो, कोई बयाने की अमाउंट आपने जब्त की हो, जो अक्सर बयाना दे दिया करते हैं, एडवांस दे दिया करते हैं, तो मेरे बच्चे वो क्या कहलाएगा? वो भी रेंट ही, यानी कि रेंट चार्जेबल टैक्स कहलाएगा। बात समझ, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कल जाते जाते कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस, मेरे बच्चे हमने कहा था कि एडवांस नॉन एडजस्टेबल भी होगा या कोई और भी हो सकता है? एडजस्टेबल भी हो सकता है, नॉन एडजस्टेबल। एडजस्टेबल एडवांस का क्या करना है आप लोगों ने? वो आपने इग्नोर कर देना, उससे में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, अगर मान लो कि 1 लाख रुपया मिला हो तो उसका क्या करना है? 10 हिस्सों में, 1/10, 1/10, 10 सालों तक। ऐसे था मेरे बच्चे। बाकी इसके रूल अभी हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, मान लो कि जमीन है, मैंने उसको रेंट पे दिया, वो एग्जेम्प्ट है। क्यों बोला? वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वो वैसे इनकम फ्रॉम जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान के अंदर। नहीं बेटा, ये छोटी छोटी बातें कल हमने डिस्कस की थी। एक और बात बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों इस घर के ऑनर है, ऑनर है,
और उन्होंने इस घर को 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दिया हुआ, और मिस्टर ए का हिस्सा है इसमें 70% और मिस्टर बी का हिस्सा है 30%। मुझे बताओ मेरे बच्चे, इसका क्या करना है? जो रेंट होगा, मान लो कि ये टोटल कितना बना, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए का 70% किसको जाएगा? ए को, और बाकी 30% इसको चला जाएगा। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनके ऐड करेंगे इसी तरह। लेकिन अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे नहीं पता कि 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट है, और नहीं पता कि इसमें मिस्टर ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है, तो फिर मेरे बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम क्या ट्रीट करेंगे? एओपी। इस प्रॉपर्टी को एओपी ट्रीट करेंगे। तो एओपी क्या करती है? अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स पे करती है, अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे करती है। बस ये रौला मगाओ, उसके बाद ये जो भी होगा इनके जितना जिस तरह मर्जी है बंदर मान करें, टैक्स वालों को टैक्स मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? लो बेटा, जो चीजें कल पढ़ ली थी मेरा ख्याल है कि उसमें काम की यही चीज थी, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन लॉ से पहले नॉन एडजस्टेबल एडवांस पढ़ो। क्या? तो वो शामिल है, हाँ वो शामिल। तो प्लॉट रेंट पे, लैंड में वही शामिल होगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुई ना, चाहे खाली, लेकिन वो एग्रीकल्चर ना हो, उसके अलावा कोई जमीन है तो आपने रेंट पे दी है, इट्स ओके, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा आपको। आपका मान लो कि वहां पे आपके पास एक जमीन पड़ी हुई है, वहां पे वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो कुछ लोग हैं वहां पे आके, शहर के लोग वहां पे क्रिकेट शिकेट खेलते हैं, वो रेंट पे ली हुई, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट पे दिया हुआ। लोग अपनी पार्किंग के लिए या किसी इस तरह के मकाम के लिए वो ले लेते हैं उसको रेंट पे, तो मर्जी करें वहां पे फिर, तो वो बिल्कुल उसका रेंट का हिस्सा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हुआ, सादा जमीन पड़ी हुई, तो लैंड में जाएगा उसको। हाँ, अगर वो एग्रीकल्चर ना हो। ले बड़ा, तो देखिएगा मिस्टर ए ने, वैसे, ताकि वैसे हम समझ लें इसको, बहुत बाद में रीड कर लेंगे। याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम करो मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को रेंट पे दिया, और इसका रेंट मेरे बच्चे इसने रखा 1 लाख रुपया पर मंथ, ये रेंट डिसाइड हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 को। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये घर रेंट पे दे दिया 1 जुलाई 2024 को। 1 लाख रुपया मेरे बच्चे उसका रेंट है, और साथ मेरे बच्चे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस लिया है, और 2,50,000 रुपया एडजस्टेबल एडवांस लिया हुआ। मेरे बच्चे टैक्स ईयर 2025 के लिए मुझे इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दे दो। टैक्स ईयर 2025 के लिए इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दो। रेंट कितना है वाला? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, इस तरह ना, इस तरह की जब चीज हो ना पेपर में दे दे, तो आपने उसको ना इग्नोर नहीं करना, अगर उसका पता हो आप, अगर पता ही ना फिर इग्नोर ही कर दो। हाँ, क्या करना है उसमें, यहाँ पे लिख दो नोट 1, और यहाँ पे लाइन लगा दो बस। नीचे जाकर उसको बताओ ये एडजस्टेबल एडवांस है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। उसको समझ तो आए। वैसे भी जब इग्नोर करेंगे उसको पता चल जाएगा, लेकिन उसको बताएंगे तो क्या कमाल का इंप्रेशन पड़ेगा। है, उसको बताओ, वहां पे लिख कर दे दो, कोई उसने लिखा तो आप भी लिख दो बीच में, लेकिन साथ क्या कर दो, नोट 1 दे दो। वही जाकर नोट 1 देखेगा, उसमें लिखेगा कि एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये रेंट के साथ वैसे ही एडजस्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अगली बात आ गई नॉन एडजस्टेबल एडवांस, क्या करना है इसका? कितना था मेरे बच्चे? 5 लाख, या 5 का 5 ही ऐड कर दें, या 1/10, ऐसे ही मेरे बच्चे कितना हो गया? 50,000 रुपया, ये भी शामिल हो गया। तो 12,50 उसका क्या आ गया? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया। लेकिन अगली बात मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो टैक्स ईयर 2025 में भी ऐसे ही चला, टैक्स ईयर 2026 में भी मिस्टर बी ही वहां पे रहा, टैक्स ईयर 2027 में अज्यूम कर लो ये जो मिस्टर बी था, इसने 31 दिसंबर को ये घर खाली कर दिया। 31 दिसंबर को, ये बात किसकी हो रही है? टैक्स ईयर 2027 की। 31 दिसंबर 2026 को मिस्टर बी ने क्या कर दिया? घर खाली कर दिया।
अब ध्यान देना, ये यहीं से डाटा इकट्ठा करना है सारा कुछ आप। हुआ क्या मेरे बच्चे, 26 दिसंबर तक की बात समझ, 31 दिसंबर तक की बात समझ आ गई। अच्छा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2027 को एक मिस्टर सी आ गया। मिस्टर ए ने अपना घर किसको दे दिया, मिस्टर सी को रेंट पे दे दिया। रेंट डिसाइड हुआ मेरे बच्चे 1,10,000 रेंट। और मिस्टर सी ने एडवांस दिया इसको 6,50,000, नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है। मेरे बच्चों, टैक्स ईयर 2027 के लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके देने उसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टैक्स ईयर 2027 के लिए आप कैलकुलेट करके दे दें माजरत के साथ, ये क्योंकि मैं स्लाइड्स पे पढ़ाता हूँ, और वन नोट हो ना, वो सारा कुछ एक ही उस पर आ जाता है। तो बस मैं पता नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरा सिस्टम इतना तगड़ा है भी अगर नहीं। देख लो यहाँ तक है। और मेरे बच्चे, टैक्स ईयर 2027 क्या है, उसने भैया ऐसे ऐसे कर दिया, बाकी देख लो। चलो मेरे बच्चे, रेंट, रेंट कितना होगा बोला, पहले तो लिखेंगे रेंट किससे बोला, फ्रॉम मिस्टर ए, क्योंकि वो भी तो इस साल में रहा है ना। और वो कब रहा है बोला, 31 दिसंबर तक। तो उससे रेंट कितना था बोला, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये कितना बनेगा मेरे से, 6 लाख रुपए। अब अगली बात आ गई, रेंट फ्रॉम मिस्टर सी, सॉरी ए ने तो घर दिया था, ये बी था, ये सी, मादर अगर बी था ना, हाँ। बी को मेरे से जो घर रेंट पे दिया, कितने पे दिया उसने, 1,10,000। लेकिन घर रेंट पे कब दिया ये देख लो, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून, 3 महीने घर खाली रहा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने घर खाली रहा। तो आगे फिर अप्रैल को जब वो रेंट पे गया, तो मेरे से अप्रैल मई और जून, तो मल्टीप्लाई बाय 3, कितना बन गया। अब अगली बात आ गई नॉन एडजस्टेबल एडवांस की। मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, मिस्टर बी घर में कब आया था बोला, 2000, टैक्स ईयर 2025 में। वो टैक्स ईयर 2025 में रहा, और कितना मेरे बच्चे नॉन एडजस्टेबल एडवांस टैक्स, रेंट, रेंट चार्जेबल टैक्स में गया था उस वक्त, 50,000। क्या मिस्टर बी 2026 में भी था, 2026 में? क्या मिस्टर बी 2027 में भी था, 27 में चला गया था? मैंने आपको कहा था कि आप जब असूल पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा, जिस साल में एडवांस मिले आपको, चाहे आखिरी महीने मिले, उसमें आप 1/10 पूरा लेंगे उसका। और जिस साल वो बंदा टेनेंट छोड़ के जा रहा हो, चाहे आखिरी दिन छोड़ के चला जाए, उस साल में आपने कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना। अब मुझे बताओ, 2 सालों का करें या 3 सालों का करें, 2 सालों का करना है। कौन सा बोला, कौन कौन से साल, 25 और 26, 27 को तो चला गया था, और रेंट उसका, ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस हमने क्या कर दिया होगा, उसको वापस कर दिया होगा, तो उसमें नो ट्रीटमेंट। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताएं, कितना नया कितना मिला उसको, 6,50,000, लेस क्या करेंगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय, तो कितना आया, तो ये मेरे बच्चे हमारी आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू, जो भी फिगर आएगी चार्जेबल टू टैक्स। बात समझ आ रही? अब मेरे बच्चे इसके रूल पढ़िएगा, कहता क्या है, कहता ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन, जो भी है। तो ये भी देखिएगा, ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस ले रहा है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं की उसने, किसकी बात की है, सिर्फ बिल्डिंग की। ये किसकी बात कर रहा है, वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का लफ्ज नहीं बोला उसने। यानी कि ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, ये किसका 1/10 आप ऐड किया करेंगे, बिल्डिंग का। इसका मतलब अगर तो शायद ये लैंड का हो तो उसका नो ट्रीटमेंट। बात समझ आ रही है कि नहीं? वैसे भी कौन देगा उसको, ये होती है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इस तरह की, जो हमने वापस करनी होती है, कि ये बिल्डिंग में कोई कमी पेशी ना कर दे, यहाँ पे खराब ना करे उसको। तो है ही पार्क है, उसका क्या खराब हो रहा है, तो जगह वैसे पड़ी हुई।
इसलिए वो बेवकूफ़ी है कि उसका भी कोई एडवांस हो, सिक्योरिटी हो उसकी भी, लेकिन बहर लेकिन हो करनी किसकी ट्रीट आपने, सिर्फ बिल्डिंग की। जो हमारे लॉ के अंदर लिखा हो हमने वो ही पढ़ना है मेरे बच्चों, ना उसमें कोई कमी करनी है ना ही इजाफा करना है। वापस होती है ना, बिल्कुल वापस होती है। वो तो कहते हैं कि अगर आप किसी और से जाके उधार लेते हैं पैसे इतने, तो शायद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फायदा तो है ना, आपने पैसे तो ले लिए आपने टेनर से। देखो सादा अल्फाज में वो कहता है कि रेंट क्या होगा, हर वो फायदा जो आपने टेनर से लिया वो रेंट है। तो आपने अगरचे एडजस्टेबल भी है, कहता है एडजस्टेबल तो हमने खुद बोल दिया को रेंट में एडजस्ट हो जाता है, उसको गोली मारो। नॉन एडजस्टेबल ये आपने पैसा वापस करना है, अगरचे आज पैसा ले तो लिया ना, उसको इस्तेमाल तो कर रहे हो, फायदा तो मिल रहा है आपको। तो उस लिहाज से क्या करो आप उसको, उसका कम से कम 10 सालों में उसको थोड़ा थोड़ा करके टैक्स में ऐड करते जाओ, क्योंकि हम सिर्फ 10% इंटरेस्ट के लिहाज से हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं। ऐसे ना लाख रुपया लिया हो तो हर साल 10-10 हजार, तो शायद अगर मार्केट में जाए आप लाख रुपया उधार लें तो आपको 12-13% पे वैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ताकि फायदा तो है आपको, उस लिहाज से वो कहते हैं या इसको क्या करें, पे करें इस पे। कहता है कि द ऑनर ऑफ बिल्डिंग रिसीव एन एडवांस विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, द होल ऑफ एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ईयर ऑफ रिसीट एंड फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर। यानी कि जिस साल में आपको एडवांस मिला है नॉन एडजस्टेबल, उस साल में भी 1/10, और अगले 9 सालों तक हम क्या करेंगे, उसका 1/10 लेकर उसमें, यानी कि सादा अल्फाज में 10 सालों तक। कहने का अंदाज उसका देखो कितना खूबसूरत है, जिस साल में वसूल किया और अगले 9 साल, तो सादा कह दो ना, तो 10 सालों तक आप क्या करेंगे उसका, उसको 1/10 सैलरी में, और सॉरी सैलरी कह रहा हूं, रेंट में ऐड करेंगे। 1/10 of such a non unadjustable advance shall be included in the income of the taxpayer under the head income from property commencing from the tax year in which the advance is received। ये तो सिंपल सी बात उसने बता दी। जब भी नॉन एडजस्टेबल एडवांस में क्या किया करेंगे, 1/10 लिया करेंगे, और कितने सालों तक उसको ऐड करते जाएंगे, 10 सालों तक, जिस साल में मिला उसमें, और अगले 9 सालों तक। अब कहता है नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टेबल एडवांस। अब वो ये लाइन बतानी है, मैंने भी आपको बताया था ना, अगर एडजस्टेबल एडवांस दे दे पेपर के अंदर, तो नाम लिखकर उसका एडजस्टेबल एडवांस आगे वैसे ही उसकी लाइन लगा दो, भैया इसकी नो ट्रीटमेंट, समझ जाएगा वो। कुछ भी ऐड आपने ना ऐड किया ना कुछ लेस किया, तो नीचे उसका वहां पे N1 लिख दो या कोई भी नोट लिख दो, वर्किंग नहीं लिखते इसकी, नोट लिखा करो, तो नीचे जाके वो पढ़ लेगा खुद ही कि नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टेबल एडवांस अगेंस्ट रेंट बिकॉज द सेम विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ रेंट। क्योंकि जो है ही एडजस्टेबल एडवांस, तो वो रेंट में कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट रखी होगी उसकी, कि कैसे एडजस्ट होता जाएगा रेंट के साथ साथ, 5% 10% जो भी है, वो कहता खुद ही हो जाएगा, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कहता इफ एडवांस इज रिफंडेड, ये है मेरे बच्चों को रौला, अगर एडवांस हमने वापस कर दिया इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 साल। देखो 10 साल के बाद तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 साल से पहले अगर आप उसको रिफंड कर दो तो फिर क्या करेंगे। देखो 11वां साल आ गया ना, तो फिर आपने उसका 1/10 ऐड नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में हो सकता है आज तक ये इस तरह की कैलकुलेशन कम ही दी है। उसने कहा कि मिस्टर ए ने अपना घर, मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को रेंट पे दिया हुआ है, लाख रुपया मेरे बच्चे रेंट है, और उसने 6 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी लिया था, और ये बात हो रही है 2010 की, जब ये घर रेंट पे दिया था। आप टैक्स ईयर 2022 के लिए मिस्टर ए की, अभी भी घर मिस्टर बी के पास है इसी रेंट पे, तो टैक्स ईयर 2022 के लिए मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दो, तो सिर्फ मेरे बच्चे 12 लाख ही आ रहा होगा, क्योंकि 10 साल गुजर गए, अब 10 साल के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। याद रखेंगे इस बात का, अगर इस तरह की बात देते तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा मेरे बच्चों। कहता है इफ एडवांस इज रिफंडेड इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 साल, सच एडवांस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। यानी कि जिस साल में आप रिफंड करोगे उस साल से ही आप उस एडवांस का कोई हिस्सा उसकी इनकम में ऐड नहीं करोगे, जिस साल में रिफंड कर दोगे उस साल में ही आपने उसका कोई हिस्सा ऐड नहीं करना। इसका मतलब अब वसूल क्या बन गया, जिस साल में वसूल करोगे, चाहे एक दिन भी आपने उसको, एक दिन ही रहता हो साल का टैक्स ईयर का, पूरा पूरा आप क्या करेंगे उसका 1/10 ऐड करेंगे, और जिस साल में वापस करेंगे उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसका 1/10 ऐड नहीं करेंगे। यानी कि 10 साल से पहले अगर वो छोड़ के चला गया, 10 साल बाद गया, फिर तो रौला ही बंद।
10 साल से पहले अगर छोड़ के चला गया तो फिर भी आप उस साल में, जिस साल में एडवांस वापस कर रहे होंगे, तो टैक्स वालों के नजदीक आपको कोई बेनिफिट नहीं उस साल का। आप क्या कर दें, आप उसका 1/10 ऐड नहीं करेंगे। जब सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। कहता है कि आफ्टर वैकेंसी, अब अगली बात है, जब वो छोड़ के गया, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट अनदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, यानी कि आपने घर उसके जाने के बाद किसी और को दे दिया, ये यहाँ पे टाइम नहीं है कितने सालों बाद, वो आपको इतने ज्यादा सालों का फर्क डालेगा भी नहीं। 6 महीने, कोई 4 महीने, कोई इस तरह का, कोई मोस्टली वो फर्क रखेगा, साल जो भी है। कहता है आफ्टर वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट अनदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, न्यू एडवांस, जो भी नया एडवांस मिला होगा, मान लो नया एडवांस आपको मिला 2 लाख रुपया, लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस। देखो वो ये नहीं कह रहा कि लेस प्रीवियस एडवांस, नहीं नहीं, पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस, प्रीवियस एडवांस का हिस्सा। सर कौन सा हिस्सा? ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स शेल बी चार्जेबल, यानी कि यहां तक रुक जाओ पहले, ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, यानी कि अगर आपको नया एडवांस मिल गया, उस एडवांस में से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्या बोला, जो प्रीवियस एडवांस था उसका वो हिस्सा जो ऑलरेडी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला गया हुआ है। सारा एडवांस नहीं, जो जितना हिस्सा आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर लिया था नॉन रजिस्टर्ड एडवांस की उस मद में। नहीं ना समझ आ रही? अगर 2 साल रहा हो, 3 साल रहा हो, उस लिहाज से जितना जितना ज्यादा ज्यादा 2 3 4 साल तक ही वो रखता है, इससे ज्यादा कम ही आपको तंग करेगा। 6 7 साल का थोड़ी कैलकुलेट करवाएगा, कम ही होता है। नए सिरे से शुरू हो जाए। तरीकाकार क्या है देख लो दोबारा, अभी हमने सवाल वैसे किया तो था। एक बंदा आया 2020 में, उसका रेंट था मेरे बच्चे 50,000, नॉन एडजस्टेबल एडवांस था मेरे बच्चे उसका 3 लाख रुपए। तो साल 2000 टैक्स ईयर 2020 में ही आया है, तो टैक्स ईयर 2020 1 जुलाई को ही आ गया था, 1 जुलाई 2021 को आ गया था, सॉरी 1 जुलाई 2019 को ये आ गया था। तो मुझे बताएं इस साल टैक्स ईयर 2020 के लिए उसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी वो कितनी होगी भला? ये 6 लाख रुपया, और इसका क्या करना है, इसका 10%, यानी कि 30,000 ऐसे ही। तो 6,30,000, इसका 30,000 ये वाला आ गया, और ये आ गया 6 लाख रुपए, ऐसे में रचू। फिर साल 2021 आया, साल 2021 में मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि अगेन यही अरेंजमेंट है। उसका रेंट कितना बोला? 50,000। तो फिर मेरे बच्चे 6 लाख ये, और 30,000 ये आ रहा हूँ। साल 2022 में मेरे बच्चे सेम अरेंजमेंट है, तो क्या होगा? 6 लाख रुपया, 50,000 का रेंट, और दूसरा क्या होगा? 30,000 रुपया, वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस का हिस्सा। अजीम कर लो वो कहेगा टैक्स ईयर 2023 के अंदर ये जिस बंदे को घर रेंट पे दिया हुआ था, कोई मिस्टर ए था, उससे घर लेकर उसने किसी मिस्टर बी को रेंट पे दे दिया है साल 2023 में। लेकिन अब होगा क्या, साल 2023 में मिस्टर बी, साल 23 टैक्स, सॉरी टैक्स ईयर 2023 कब शुरू होगा बोला? 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। अच्छा, 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2022 को मिस्टर ए छोड़ के गया, और 1 अगस्त से मिस्टर बी, मेरे बच्चे, वो हमारा नया टेनर बन गया। 31 जुलाई को छोड़ के गया, और 1 अगस्त को मिस्टर बी नया टेनेंट आ गया। इसने क्या किया, हमें 4 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस, और रेंट मेरे बच्चे 50,000 ही है। अब मुझे बताएं टैक्स ईयर 2023 के लिए कैलकुलेट करके दो मेरे बच्चे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट कितना बनेगा बोला? एक रेंट तो एक लम्हा भी खाली नहीं ना हुआ, जैसे ही वो गया, अगर वो गया मेरे बच्चे 31 जुलाई को, तो 1 अगस्त को नया टेनेंट आ गया, तो रेंट तो मेरे बच्चे वही 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तो 6 लाख रुपए ही आए। एडवांस का क्या करना है? प्रीवियस 4 लाख रुपए नया एडवांस मिला आपको, 6 का क्यों? इसकी बात कर रहे?
और पिछला भी तो था ना, जुलाई 31 जुलाई तक, उसका रेंट तो मिला है ना आपको, एडवांस का रौला है ना। रेंट तो आपने काउंट करना है उसका। जिस साल में कोई छोड़ के जा रहा होगा, रेंट तो जितने महीनों का रह के गया है वो तो होगा ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रौला किसका है? एडवांस का। अगर वो बंदा 31 जुलाई को चला गया है, 31 जुलाई 2022 को, ये टैक्स ईयर क्या था बोला? 2023। बात समझ आ रही कि नहीं? एक महीना अज्यूम कर लो इस साल का। हमने क्या किया, उसका जो टैक्स ईयर 2023 होगा, मुझे बताओ क्या उसका जो ये जो 30,000 हम लिया करते थे टैक्स ईयर 2023 में, क्या वो करेंगे 1/10 उसका ऐड? नहीं, वो तो नहीं करेंगे, वो तो हमने वापस कर दिया। लेकिन 22 21 20 21 22 इसका कितना मतलब? 90,000। तो 4 लाख में से लेस क्या करेंगे? 90,000। तो मेरे बच्चे, 3,10,000 इसको दोबारा नए सिरे से 10 सालों तक लेकर चलेंगे। बात समझ आ रही है? अब ये 10 साल तक चलेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है साल बाद छोड़ के चला जाए। जो नया आएगा अगर उससे कोई नया एडवांस मिले, फिर हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। ये ऐसे ही करते जाएंगे। हाँ, एक है कि पिछला 10 साल पूरे करके गया है, 10 साल के बाद गया है और नया आया है, वो पिछले का तो एक्सपायर हो गया। अब नए का नए सिरे से एडवांस ट्रीट हो। अब उसको 10 सालों तक लेकर चलेंगे, फिर कोई लेस लूस करने वाला मामला नहीं है। नया आ जाए, फिर जी हमारे पास 3,10,000 है और ये जगह जाए, उसके बाद वो दे नॉन एडजस्टेबल एडवांस 4 लाख, उसमें से 31,000 नफी करेंगे या वो 90,000 में जमा करेंगे? 31,000 कहाँ से है? ये मतलब 3 लाख इसका 3,10,000 का 10% माइनस करेंगे या वो पिछले वाला 90,000? 4 लाख नया आया, 90,000 हो चुका था मेरे बच्चे, ऑलरेडी चार्ज हो चुका था। तो हमने 4 में से 90 निकाला, बाकी कितना है? 3,10,000। इसका 10% अब हम ऐड करेंगे। उसकी बात ये है, 3 लाख अब ये सी भी मिस्टर सी भी चला गया, उसके बाद मिस्टर डी आ गया, वो आ गया, उसने अपना नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया मतलब 4 लाख। उसके बाद हम ये 90,000 भी माइनस करेंगे या सिर्फ 31,000? वो बहुत बड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, एक बना के शो किया जा सकता है, लेकिन आए जरा इतना तंग नहीं करेगा वो आपको, 2 3 टेनर चेंज नहीं करवाएगा। एडजस्ट तो करेंगे वही होगा ना भाई, है ना कि अगर वो न्यू आ जाए ऐसे ही होगा ये सेम ट्रीट। 31 माइनस हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर वो बंदा अगर इस साल में आया, इस साल में उसका एडवांस फंड चला गया हो, ऐसे ना, वो अगले साल में ये भी चला गया है, तो जिस साल ये अगले साल ही चला गया, इसका एडवांस हमने वापस कर दिया। लेकिन एक महीने का तो एक साल का तो हमने 1/10 वो किया होगा ना। जो नया एडवांस मिलेगा इसका एक महीने का उसमें एक साल का लेस करेंगे, और फिर दोबारा उसको 10 पे डिवाइड करके फिर चलता रहेगा सिलसिला। एडवांस बजे हाँ, माइनस भी करेंगे। नहीं फिर भी करेंगे। चलो अगर सर पिछले ने भी 4 दिया था, इसने भी 4 दिया है, तो फिर भी करेंगे। देखो, पिछले ने 4 दिया था, लेकिन उसमें से नए ने भी 4 दिया। जो नया मिले, उससे ज्यादा मिले, उससे कम मिले, उससे जो मर्जी हो। मान लो कि नया आया, उसने कम दे दिया, उससे उसने 2 लाख दिया है, पिछले का 4 लाख था, और 90,000 उसका क्या हो गया था 4 लाख में से, अभी तक एडजस्ट हो चुका था। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख में से 90 लेस करके, बाकी जो 1,10,000 होगा फिर उसी तरह 10 बराबर हो, कम हो, ज्यादा हो, जो मर्जी हो, बस एक फार्मूला है। जो नया एडवांस मिलेगा, प्रीवियस एडवांस का वो हिस्सा जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला गया है, वो उसमें से लेस करके 10 पे डिवाइड कर देंगे। फिर बता, फिर तो कुछ नहीं। वो कह रहा कि सर नया एडवांस माशाल्लाह इतना का आया आपका, नया एडवांस आपको मिला ही 80,000 है। फार्मूला यही है कि 80,000 माइनस बाय जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका, तो माइनस में आएगा, माइनस को तो वो ट्रीट नहीं करते, वो लेस करने की इजाजत तो नहीं देंगे आपको। नो ट्रीटमेंट, ये उससे लॉस नहीं है ना। अभी देखेंगे ना, जो खर्चे लेस करने की इजाजत होगी उस लिहाज से, बस वही लेस करते हैं, ये खर्चा है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना अभी। यार आप लोग वैसे कमाल का दिमाग लड़ाते हैं। उसने बेचारे ने पेपर बना रहा है वो, और इन दिनों पेपर बनाने में लगा हुआ, और उसके दिमाग में इस तरह का कुछ नहीं आ रहा होगा। बन रहा है आज आजकल पेपर। दुआ क्या करेंगे, जरा थोड़ा सा हाथ वाला रखें। हैं? हाँ, तो और क्या, ये इतना आसान काम है, 3 लोगों से बनवाएंगे, हैं? फिर उनमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट करेंगे, टाइम लगता है इसके ऊपर। नो, देखिएगा सवाल। कहता है कि मिस्टर ए हैड लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी,
ए ने प्रॉपर्टी किसको दी है मेरे बच्चे? बी को, फॉर ए सम ऑफ रुपीज 1,50,000 पर मंथ इन जुलाई 2020। अच्छा कोई तारीखें ना बता रहा हो तो हम 1 जुलाई ही समझते हैं। इस तरह अगर महीना लिख दें कि जुलाई 2020 में मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है मिस्टर बी को 1,50,000 पर मंथ के लिहाज से, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे? 1 जुलाई, याद रखेंगे। तो बेटा अज्यूम कर लो 1 जुलाई को इसने घर रेंट पे दे दिया 1,50,000 रुपया पर मंथ के लिहाज से, और साथ ही मेरे बच्चे नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी मिला है 5 लाख रुपया। कहता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, 2 साल गुजर गए, मिस्टर बी वोकेटेड द प्रेमिसेस एंड मिस्टर ए रिटर्न द एडवांस टू मिस्टर बी। यानी कि 2 साल जब गुजर गए तो 2 सालों के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उसका एडवांस वापस कर दिया और उसने घर खाली कर दिया। देयर आफ्टर मिस्टर सी acquired the possession on the same rental amount, however the amount of non adjustable advance was increased to rupees 6 लाख। यानी कि मिस्टर सी आ गया उसकी जगह पे, और लेकिन जो नया मेरे रेंट तो सेम है, लेकिन जो नया नॉन एडजस्टेबल एडवांस है वो 6 लाख रुपया है। कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2021 एंड 2022 बिफोर अलोइंग द एडमिसिबल डिडक्शन। एडमिसिबल डिडक्शन अभी हमने वैसे भी नहीं पढ़ी, तो टैक्स ईयर 2021 और 22 के लिए मेरे बच्चे आपने क्या करना है? उसका रेंट कैलकुलेट करना है। अगर देखो ये कब रेंट पे कब दिया था? जुलाई 2021। ये टैक्स ईयर कौन सा था? टैक्स ईयर 2021 था, जुलाई 2020 में ये रेंट पे दिया था, ऐसे ही मेरे 1 जुलाई 2020 को हमारा टैक्स ईयर 2021 शुरू हो चुका था। तो टैक्स ईयर 2021 की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो रेंट कितना बोला? 1,50,000, 12, कितना निकला? 18 लाख। जब बेटा नॉन एडजस्टेबल एडवांस बताओ इस साल का। ये सही तरीके से लिखना है, ऊपर नीचे जिस तरह लिखते हैं आप लोग, ये तो वैसे मैंने लिख दिया ना। ले बेटा, तो टैक्स ईयर 2021 का कितना निकला? रेंट चार्जेबल टैक्स ये निकला ऐसे ही मुझे। अब आओ टैक्स ईयर 2022 का। कहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years मिस्टर बी वोकेट। अच्छा इसने ना सवाल बनाते हुए बेचारे को इसको समझ नहीं आ रही कि 2 साल पूरे एक्सपायर होने के बाद शायद हम ये समझें कि तीसरे साल में ये घर खाली हुआ है, क्योंकि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years यानी कि 2 साल गुजरने के बाद ये घर खाली हुआ है। तो होना तो यही चाहिए था मेरे बच्चे कि ये टैक्स ईयर 2021 और टैक्स ईयर 2022, हम टैक्स ईयर 2023 को मान लो कि शायद ये उसके पैसे वापस कर रहे होते, लेकिन बहर ये यही सोच रहा है कि आप ये समझो कि 30 जून 2000 जो 22 है उस वक्त उसके पैसे उसको वापस कर दिए, उस दिन साल कंप्लीट हो गए दो। 30 जून 2022 को साल 2 कंप्लीट हो गए हैं, और उस बंदे को उसने घर खाली कर दिया तो उसका एडवांस हमने क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। तो शायद जो मेरे बच्चे जो एडवांस अभी तक हमारा गया होगा पिछले उससे, वो 1 साल का होगा। टैक्स ईयर 2022 के अंदर आपने किसी तरह का पुराने जो वो एडवांस था उसको ट्रीट नहीं करना। लेकिन एक साल का 50% बता दी, फिर लेस करेंगे तो 5,50,000 हो जाएगा। वो तो ये टैक्स ईयर 2022 में देखते हैं ना। रेंट कितना? सेम 18। उसके बाद क्या हुआ? कहता होएवर द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडवांस वाज इंक्रीज टू 6। 30 जून को घर खाली हुआ, 1 जुलाई को हमने घर किसको रेंट पे दे दिया? किसी मिस्टर सी को। कुछ नहीं बताया हुआ कि कब वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है 2 साल कंप्लीट होने के ऊपर मिस्टर बी चला गया और उसकी जगह पे कौन आ गया? सी। हम यही अज्यूम करेंगे 30 जून 2000 जो 22 21 सॉरी, ऐसे ही है ना। टैक्स ईयर 2021 और टैक्स ईयर 2000, यार ये बेशर्म है वैसे। 30 जून 2022 ही रखो, ऐसे ही ना। 30 जून 2022 को वो बंदा चला गया और उसकी जगह पे नया आया, लेकिन नया तो फिर फर्स्ट उसको आया होगा 1 जुलाई को, ऐसे ही ना। इसका मतलब आपने इसमें रेंट वापस कर दिया और वो एडवांस वापस कर दिया।
अब जरा इधर आओ। लेकिन नॉन 22 में तो तुम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ साल हम बनता ही नहीं ना। एक साल लेंगे ना, तो एक साल देंगे तो ये वो 18,55,000 बनता है, 18 लाख से ज्यादा है। क्या सर 1.85 मिलियन। एक सेकंड, नॉन एडजस्टेबल एडवांस की बात कर रहे हो या रेंट की बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नॉन एडजस्टेबल एडवांस को क्या कर रहे हो? मिस्टर 2022 में 30 जून को वापस कर दिया है, वापस करना उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक साल। तो यही बनना चाहिए, बस इतना। इस लिहाज से तो यही है। आगे वो 23 की कैलकुलेशन करवाता ना, तो फिर वो सारा कुछ होना था। अगर ये 7 टैक्स ईयर 2023 का भी करवाता ना, तो फिर हमने क्या करना था? फिर टैक्स ईयर 2023 के अंदर मेरे बच्चे हमने क्या करना था? रेंट तो यही रहता, लेकिन यहाँ पे जो नया एडवांस मिला था 6 लाख रुपया, उसमें से लेस क्या करते? वो जो 50,000 लेस हो चुका था, इस तरह करना था। लेकिन उसने कोई तारीखें प्रॉपर दी नहीं। लेकिन इसने क्या किया, जरा किताब देना होगी मुझे। हाँ, आई कैप की। और ये आई कैप का सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है जस्ट। ये कहना कि आई कैप का सवाल भी इतना ही वो उसने पी के बनाया हो। ये शहजादा वैसे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल इसकी फिर सेंस ही नहीं बना। भाई कभी 2 इयर्स का है वर्ड ने भाई लगा मैं 2 साल दूंगी, तीसरे साल में हुआ है। 20 साल तक। ये अगर ये हम करते हैं, तीसरे साल में वो आया, तो टैक्स ईयर जो 2022 का होगा वो सेम रेंट बनेगा जो पहले का था। लेकिन उसने 22 उसमें चेंज कर दिया, 22 में जाके उसको कर आई कैप की किताब में उसने वो उसको नया एडवांस ट्रीट करके उसमें से लेस कर दिया। जो पहला 50,000 वो बल्कि 2 सालों का उसने लेस किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने पता नहीं किस तरह किया है। उसको गोली मारो, बस अपने ध्यान से रखो इसको। ये जस्ट उसने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की। जिसने रिव्यू किया है, कल हम उनसे भी डिस्कस कर लेंगे। सारे आप ही समझें इस एग्जाम्पल का करना क्या है। ये आप परेशान ना हो, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक्सपायरी को इसका मतलब सर एक्सपायरी होना खत्म हो गया, 2 साल तो हो गए, तो टैक्स कर दूंगा। यार कोई तारीख भी तो मुझे दो ना। रौला तो दिन का है। वो 2 साल कब खत्म कर रहे हो? वो 1 जुलाई को खत्म कर रहे हो या 30 जून को खत्म कर रहे हो? उसका रौला नहीं है यार। इसे बनाने नहीं आई मेरे बच्चों। ये एग्जाम्पल उसे बनाने नहीं आई बेचारे से। माफ कर दो उसको। डिस्कस कर लेंगे इसको। बस आप अपना कॉन्सेप्ट सही रखो। जब आई के आपके पास पेपर करेंगे उसमें इस तरह की कोई चवल नहीं बजी हुई। नहीं मेरे बच्चे, वापस है। ना कोई तारीख दे रखी है, बस 3 साल 4 साल कुछ तो बताएं। अगले बंदे ने ज्वाइन ही कब किया, वही हमें बता दें कम से कम। उसी से पता चल जाएगा शायद पिछला बंदा कब जा रहा है। अगले बंदे को कह देता कि 1 जुलाई से नया बंदा आ गया था, हमें लग रहा होता 30 जून को ये गया है? तो पता नहीं, उस समय तो कुछ आ नहीं थी, उसने कुछ बताया ही नहीं। डिस्कस कर लेंगे इसको, पहले मुझे उनसे डिस्कस करने दें। उन्होंने क्या किया है इसका, बनाने वालों ने। ले बेटा, परेशान नहीं होना है, मैं गोली मारो इसको। अच्छा मुझे ये बताएं, जो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी है, ये किस बेस पे मेरे बच्चे टैक्स होगी? अक्रूवल या कैश? और अक्रूवल का मतलब क्या था भला? अगर आपको इस साल का रेंट नहीं मिला, रही रेंट पे प्रॉपर्टी लेकिन मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे? फिर भी ऐड करेंगे। अगर इस साल का जो रेंट था वो भी, और अगले साल का भी आपको इसी साल में एडवांस मिल गया, सिर्फ इस हजार का। ये बात तो समझ आ रही है ना मेरे बच्चे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा, अब याद रखना है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। और रेंट चार्जेबल टू टैक्स किसको बोला करेंगे बोला? इसमें 3 चीजें, रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल एडवांस। इसकी जो अमाउंट बनती होगी, इसकी जो अमाउंट बनती होगी उसको बोला करेंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये जो रेंट मेरे बच्चे हमने निकाला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पर रेंट चार्जेबल टैक्स, इसमें से आपको कुछ डिडक्शंस भी अलाउ हैं। इसमें से कुछ डिडक्शंस भी अलाउ हैं, याद रखेंगे।
यानी कि कुछ ऐसे भी हैंड होंगे जहां पे कोई आप जैसे सैलरी है उसमें से आपको खर्चा लो नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो इनकम आपकी आ रही होगी, इन तीनों रेंट्स को आपने जो भी अमाउंट्स हैं इनको ऐड किया, इसमें से आपको कुछ डिडक्शंस करने की भी इजाजत है। और डिडक्शंस मेरे बच्चे क्या करेंगी, इस इनकम को कम करेंगी, वो आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन वो कहता है डिडक्शन वही लेस करने की इजाजत है जो आपको बताई जा रही है। इसके अलावा आपने किसी डिडक्शन को लेस करने की कोशिश नहीं करनी। अब रौला यही होना, वो आपको कोई ना कोई ऐसा खर्चा दे देगा जो डिडक्शन में लिखा ही नहीं होगा। आपने पूरा यकीन ले आना है, अल्लाह माफ करे ईमान ले आना है इस बात पे कि यही खर्चे लेस करने की इजाजत है। इसके अलावा कोई और नाम लिख दिया उसने, वो लेस करने की इजाजत नहीं होगी। याद रखोगे मेरे बच्चों, इसको वैसे भी याद कर लीजिएगा, बात का वैसे ना होने के बराबर पूछता है कि लिख दो जी वो कौन सी डिडक्शन है जो अलाउ नहीं है, लिखनी शुरू कर दो। ये मोस्टली मेरे बच्चे सारे के सारे न्यूमेरिकल में आते हैं। लेकिन अगर पूछ भी ले अपने अल्फाजों में कम से कम पूछना कुछ वहां पे लिखने के काबिल होना चाहिए आप। ले बेटा, डिडक्शंस अलाउड देखिएगा कौन कौन से खर्चे अलाउ हैं। कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्ज टैक्स अंडर द नॉर्मल टैक्स रेजिम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। कहते हैं अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चाहे इंडिविजुअल की हो चाहे एओपी की हो, इसको हम कहां पे ट्रीट करेंगे, एनटीआर में। मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ रजीम्स हैं, नॉर्मल, फाइनल टैक्स रजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और मिनिमम टैक्स रजीम भी होती है। मिनिमम टैक्स रजीम की हमारे सिलेबस में कोई इनकम नहीं, लेकिन थोड़ी सी तफसील है। थोड़ी सी तफसील हम चैप्टर नंबर 4 में जरूर पढ़ेंगे कि एमटीआर होता क्या है, लेकिन उसकी कोई इनकम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हाँ, सेल टैक्स में उसका थोड़ा बहुत है रोल फिर भी, लेकिन वो भी एमटीआर के नाम से नहीं पढ़ेंगे आप वहां पे। लेकिन मेरे बच्चे जो बाकी तीनों इनकम है, एनटीआर भी, एफटीआर भी और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये जो तीन इनकम, इन दोनों की जो एनटीआर के अलावा बाकी उन दोनों की कोई तीन तीन चार चार इनकम आपको हमारे सिलेबस में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी सारे का सारा क्या है, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रेजिम। उन अच्छा, नॉर्मल टैक्स रेजिम और बाकियों में फर्क क्या होगा, इसमें से आपको खर्चे लेस करने की इजाजत होती है स्वय सैलरी के। नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम में से खर्चों को भी लेस कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कुछ जगहों पे खर्चे लेस करने की इजाजत नहीं होगी। याद रखेंगे मेरे बच्चे इस बात को। इसलिए यहां पे उसने पहले थोड़ी तमीज बांधी, कहता है कि ये जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये एनटीआर में फॉल करती है। और अगर एनटीआर में फॉल करती है तो यहाँ पे आपको यहाँ से जो खर्चे हुए होंगे इसको कमाने के लिए, उसको लेस करने की इजाजत है। कहता है कि in computing the income of a person charged with tax under the head income from property for a tax year, a deduction shall be allowed for the following expenditure or allowances। अच्छा, अलाउंस यहाँ पे अमाउंट को कहते हैं। कहीं पे भी लफ्ज आपके इसमें आ जाए, यानी कि फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर अमाउंट्स, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर्स और अमाउंट्स हैं, ये अगर आपने खर्च की होंगी कहीं पे, उस वो लेस करने की इजाजत है। बात समझ आ रही है? अलाउंस होता है किसी को कोई अमाउंट देना, अलाउंस पे कर रहे हो भैया, टैक्स वाले अलाउंस को क्या कहते हैं, अमाउंट को क्या कहते हैं, अलाउंस। जब आप देखिएगा कौन कौन से होंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू ए बिल्डिंग एंड अलाउंस। अब अल्फाज जरा ध्यान से पढ़ना, रिपेयर टू ए बिल्डिंग, क्या यहां पे लैंड की बात हुई है? अगर तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता, तो अगर चाहे आप उसके प्लॉट की आप रिपेयरमेंट करते चाहे बिल्डिंग की, तो फिर होनी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो रिपेयरमेंट का खर्चा होगा वो किसका लेस होगा, बिल्डिंग का। छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे शुरू से ही दिमाग में रखनी है आप। कहता है इन रिस्पेक्ट टू रिपेयर टू ए बिल्डिंग एंड अलाउंस, यानी कि सीधी सीधी एक अमाउंट बताने जा रहा है आपको, खर्चा नहीं कह रहा हूं। कहता है एक अमाउंट, हमें नहीं पता कि आपका कितना खर्चा हुआ है, उसको मारो गोली। दोबारा जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं पहले। ये बिल्डिंग मैंने किसी को रेंट पे दी हुई है। जब मेरे बच्चे रेंट पे दी होती है तो उसकी जो होती है ना, रिपेयर शेयर के मामला होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के मामला होते हैं, वो मालिक के होते हैं, वो टेनेंट के नहीं होते। तो मालिक क्या करता है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई रिपेयर शेयर भी करवाता है उसको साल के दौरान, ताकि ये चलती रहे और रेंट पे चढ़ी रहे और उससे वो इनकम आती रहे और टैक्स वालों की मौजें लगी रहे। और टैक्स वाले भी कहते हैं सर इसकी रिपेयरमेंट के ऊपर खर्चा करो, क्योंकि ये है तो हमारी भी लगी हुई है रोजी रोटी है, अगर ये रेंट पे नहीं जाएगी तो उनका भी नुकसान है। तो कहते हैं कि सर इसको बना टना के रखो, इसको अच्छे तरीके से, इसकी कोई रिपेयरमेंट कहीं पे खराब हो इसको सही करो, लेकिन उसके ऊपर खर्चा कितना आपको करने की इजाजत है। कहता है कि सर जितना मर्जी खर्चा करो इसके ऊपर, लेकिन हम आपको जितना आपका रेंट चार्जेबल टैक्स होगा, जितना आपका रेंट चार्जेबल टैक्स होगा, इस अमाउंट का मतलब क्या है, इसमें बाकी तीनों अमाउंट शामिल है। इस अमाउंट का 1/5 आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस में हम आपको वैसे सीधा सीधा अलाउ कर देंगे, चाहे उस साल में आपने 1 रुपया भी रिपेयरमेंट के ऊपर ना लगाया। हर साल बाय डिफॉल्ट एक सीधी सीधी अमाउंट अपने रेंट में से आप क्या कर सकते हो,
लेस कर सकते हैं। और वो कितनी होगी? 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स। और रेंट चार्जेबल टैक्स का मतलब क्या है? ये तीनों अमाउंट्स, ये ना होके खाली रेंट का ले लें 1/5। बात समझ आ रही? अच्छा, अज्यूम कर लो ये बिल्डिंग ये मेरी है, मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ, मुझे जो रेंट मिला इस साल में वो मिला 1 मिलियन। मैंने फोरफिटेड डिपॉजिट भी है इसके मद में, मान लो कि वो है 2 लाख रुपए। एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी था, उसका जो हिस्सा बनता है वो बनता है 1 लाख रुपया। कितना बना वाला? 13 लाख रुपया। इसका लो 1/5, 6 लाख। यहां पे मैं लिखूंगा डिडक्शंस, और डिडक्शंस ये आ गया, यहां पे मैं लिखूंगा डिडक्शंस, डिडक्शंस अलाउड। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और यहां पे लिखूंगा 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। और वो कितना बना बोला? 2 लाख। तो 2,60,000 मैं क्या करूंगा? यहां से लेस करूंगा। अब अज्यूम कर लो मैंने इस साल में 10 लाख रुपया खर्चा किया इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर। 10 लाख खर्चा किया इस साल में। टैक्स वालों के इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि हर साल खर्चा करो या ना करो, करो तो अन्यवा करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हर साल बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी उसमें से एक खर्चा, कोई चाहे कोई खर्चे ना दिए हो लेकिन आपको नहीं पता तब भी एक खर्चा लेस होगा। उस खर्चे का नाम क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और ये कितना लेस होगा? अब जस्ट एग्जांपल, अब मैं आपको कहता हूं, अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने अपना घर 80,000 पर मंथ के लिहाज से मिस्टर बी को दिया हुआ मनोज। ये 1 जुलाई को दिया उसने, 1 जुलाई 2021 को। टैक्स ईयर 2022 के लिए मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितनी बनती है। यार कुछ मैंने और बोला है? जितनी इंफॉर्मेशन है कुल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मुझे निकाल के दो इसके। रेंट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना बनाइए? 9,60,000। लेस क्या करेंगे? लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहां पे लिखेंगे 1/5 ऑफ 9,60,000। और तो कुछ है ही नहीं। अगर नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी होता, डिपॉजिट भी होता फॉरफिटेड, तो फिर उसको भी ऐड कर लेते इसके अंदर। फिलहाल तो यही फिगर है। इसका 1/5 वो कितना बनना था मेरे बच्चे? 1,92,92 को ही कहते हो ना, 1992 का वर्ल्ड कप, ठीक हो गया। तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कितनी निकली? बात समझ आ रही है? यानी कि देखो मैंने कहीं पे लिखा था इसका इस साल में खर्चा कितना हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर? कहीं पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट है हर साल। लेकिन वो पेपर में आपको धोखे क्या देगा? एक तो जारी बात है, ये एक तो साफ सुथरा होगा और डिडक्शन दे देगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे। आप और डिडक्शन तो लेस कर दोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसको कहीं करोगे। सबसे पहला जो खर्चा लेस करना है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही रखना है आपको सबसे ऊपर, हमेशा याद रखना। अच्छा, अगली गलती क्या करेंगे? वो क्या करेगा? आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वो दे देगा खर्चा इस साल में। अज्यूम कर लो मैं यहाँ पे कहा होता इस साल में इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हुआ है, अज्यूम कर लो 2 लाख रुपए। अब क्या करना है? फिर भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या करना था? 1/5 ले लेना था उसका। याद रखेंगे इस बात को? पक्की बात? बस एक दो खर्चा पड़ने लगे मेरे बच्चे उसके बाद। आप लोग कहीं ये ना हो घबराए बैठे हो। किसी को कोई कोई पिक एंड ड्रॉप वाला मामला तो नहीं किसी? अगर कोई 5 मिनट ऊपर हो जाए तो मेरा ख्याल। हमारी क्लास 2 घंटे की हुआ करेगी 6 जुलाई से। सुकून सुकून से भैया कुछ कर लेंगे ना, सुकून से बैठ के करेंगे। मुझे पता नहीं आप कितना के पढ़ेंगे, आपको तो यहीं पे बैठ के करेंगे इंशाल्लाह इसको। 2 घंटे का मतलब ये थोड़ी कि लगातार क्लास होगी।
घंटा पढ़ा, उसको ब्रेक कर ली, फिर आए हैं, कोई सवाल कर लिया उसको। 25-30 तो क्लासें हैं, कैसे खत्म होगा सिलेबस है? इधर से मैं पढ़ाना अभी शुरू होता हूँ, साथ ही टाइम पूरा हो जाता है। अब देखो टाइम पूरा है, बल्कि 15 मिनट, 15 नहीं, आज क्लास कितने बजे तक थी? 5:15 और 40 हुए। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, इसमें टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलना। खैर वापस आए मेरे अच्छे, मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ खर्चे बताने लगा हूँ, इसको देखते जाओ, बाकी इंशाल्लाह कल फिर इसको, ये कल कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। मंडे को इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करेंगे। सुन लो भैया, ये समझ आ गई। इंस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू ए बिल्डिंग एंड अलाउंस, यानी कि सीधी सीधी अमाउंट। अलाउंस का मतलब क्या है? सीधी अमाउंट, हमें आपके खर्चे जो कोई लेना देना, लेकिन किसके बराबर? इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। और रेंट चार्जेबल टू टैक्स किसको कहते हैं बोला? तीन चीजों को पक्का याद रखिएगा, अगर हो, ये ना हो कि एक हो तो बाकी बाकी नहीं, तो फिर रेंट और चार्जेबल टैक्स भी कौन नहीं है। जो मिल जाए इन तीनों में से वो ही। इंस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस, यानी कि ये रेंट चार्जेबल टैक्स की बात कर रहा है। कहता है ये जो 1/5 लेना है, वो जो ऊपर फिगर होगी ना, ये जो फिगर होगी जो हमारी जो तीनों चीजों को मिला के बनी होगी, कौन कौन सा बोला? रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, और उसके बाद नॉन रजिस्ट्रेबल एडवांस। ये जो फिगर बनेगी ना, ये जो फिगर होगी, ये वाली अमाउंट, बगैर कोई डिडक्शन करने से पहले इसका 1/5 लेना है। कहता ये ना हो कि पहले आप इसमें से कोई खर्चे लेस कर लो, फिर उसके बाद उसका 1/5 लो। कहता ना ना, जो ओरिजिनल रेंट चार्जेबल टैक्स होगा बगैर कोई खर्चा लेस करने से पहले, उसी को आपने उठा के उसका 1/5 लेना है। याद रखोगे? उसके बाद कहता कि एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। ये मेरे बच्चे फिर आपने याद रखें, रेंट चार्जेबल टैक्स ग्राउंड को रेंट पर दोगे तो उसमें से लेस करने की इजाजत नहीं होगी। सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर प्लॉट को किसी को रेंट पे दोगे, लैंड को रेंट पे देंगे, तो उसमें से लेस करने की इजाजत नहीं होगी, ये याद रखना है। ये ना हो कि वो कहे कि एक बंदे ने एक प्लॉट या कोई इस तरह की लैंड किसी को रेंट पे दी है, इतना रेंट है, अच्छा निकाल दो, आप सीधा माशाल्लाह उसके अमाउंट निकालने के बाद सीधा 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी लेस की हो। कहेगा भैया फ्रॉड की कौन सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है, बताओ तो सही। इसी तरह सेम मामला होगा, कहता है कि एनी प्रीमियम पेड आर पेबल बाय पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन। यानी कि डर होता है ये बिल्डिंग है खुदा ना खासा सैलाब की वजह से, जल्जले की वजह से, या अल्लाह माफ करे कहीं ईरान और इसराइल के बम कोई भूल ही ना जाए, वो इधर कोई गिरा जाए, तो कहीं इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। तो अगर कोई नुकसान हो तो हम क्या कर लेते हैं, इस बिल्डिंग को इंश्योर करवा लेते हैं। देखो भैया, अगर ये बिल्डिंग कायम रहेगी, टैक्स वालों की इनकम भी कायम रहेगी। टैक्स वाले कहते हैं भैया ये जो तूने इसकी इंश्योरेंस करवा ली ना, ये एक्चुअली हमारा भी भला किया है। तो कहते हैं कि इस इंश्योरेंस के ऊपर जो खर्चा किया हुआ है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, देखो इंश्योरेंस वालों को हम अल्लाह वास्ते नहीं जाके कहते कि कल हमारा नुकसान हुआ तो आपने आगे उसको भर देना। हम भी हर साल क्या करते हैं, उनको एक प्रीमियम पे करते हैं, फिर जो हमारा नुकसान होता है फिर वो आगे कंपनसेट करते हैं। तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो ना बिल्डिंग को इंश्योरेंस करवाने के ऊपर, वो खर्चा भी आपको लेस करने की इजाजत है। फिक्स नहीं होगी। नहीं, फिक्स नहीं, जितनी अमाउंट करोगे आप, जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होंगे, याद रखोगे यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है उसकी, कोई दिक्कत। एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस, इसका कोई रौला नहीं होता, ये सिर्फ टैक्स को कहते हैं। ये जितने अल्फाज होते हैं, ये इसका मतलब क्या है? टैक्स। ये सेस, चार्ज, टैक्स, रेट, जो भी हो, ये जो मर्जी लफ्ज बोले, इन सब का मिला के लफ्ज क्या है? टैक्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट इसके मीनिंग हो सकते हैं, यानी कि कई ममालिक इसको सेस कहते होंगे, कई इसको चार्ज कहते होंगे, सबको मिला मिलू के लफ्ज, इसका मतलब क्या है? टैक्स। कहता है एनी लोकल टैक्स in respect of the property or the rent from the property paid or payable by the person to any local authority or government in the year not being any tax payable under this ordinance। कहता है ये जो ऑर्डिनेंस है 2001, इसके अलावा देखो अभी जो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो अभी सारी आप कैलकुलेशन करना सीख रहे थे, वो टेबल 1 और टेबल 2 लगाना सीख रहे थे, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। कहता है ये जो अभी आप सारा इनकम टैक्स प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, ये किसके मुताबिक करेंगे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। कहता है इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अलावा अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपर कोई और टैक्स पे कर रहे हो, वो टैक्स भी लेस करने की इजाजत है। हो सकता है एलडी वालों को हम कोई टैक्स पे करते हैं, हो सकता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को जहां पे लोकल टैक्स पे करते हैं, हो सकता है ना। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स को हम टैक्स पे करते हैं, एलडी एचएलडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह इस तरह की है, या मान लो कि यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं इसको, ये सोसाइटी वाले, इनको कोई टैक्स पे कर रहे हैं, उस टैक्स को आपको क्या करने की, उसको टैक्स को लेस करने की इजाजत है।
लेकिन यहाँ पे याद रखना, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की बात हुई है। सोसाइटी वालों को रहने दो, इतना जज्बाती ना हो, वही लफ्ज रखें जो यहाँ पे लिख रखा है। तो एलडीए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हो गए, और या गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट वगैरह ने कोई टैक्स रखा हो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक ना हो, कोई और हो। यार पिछले दिनों में कुछ था जिसका एक कनाल का घर हो इतना टैक्स देगा, पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया था, इतना हो तो इतना देगा। तो इस तरह के टैक्सेस भी आ जाते हैं मेरे बच्चे समटाइम। तो जो भी आप इनकम टैक्स 2001 के अलावा कोई टैक्स इस प्रॉपर्टी पर पे करेंगे, नाम उसका भी टैक्स होगा, उस टैक्स को भी लेस करने की इजाजत है। लेकिन ये नहीं कि ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाला आप टैक्स इनकम प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करेंगे वो ही लेस करने की इजाजत हो जाए बाद में। वो नहीं, वो तो कहने पाजी वो तो मेन हमने दिया ना, उनको पे किया, उसी को दोबारा लेस करने की इजाजत नहीं है। जो मेन टैक्स है जो हमारी ओवरऑल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे लगेगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, वो वापस नहीं होता मेरे बच्चे, वो लेस करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन उस टैक्स के अलावा आपने कोई भी लोकल टैक्स पे किए ना, मैंने आपको बता दी, इसी तरह के नाम बोलेगा, पंजाब गवर्नमेंट हो गया, एलडी हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, आप उसका टैक्स भी क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हैं। याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप इजाजत देते वैसे इसको कर लेते खत्म, तो कमाल हो जाना था। नहीं, कल से नया तो नहीं होना फिर भी। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरे बच्चे। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, आपने 150 लेना, उसको इग्नोर करना। जो खुद देगा अगर कोई अमाउंट, उसको इग्नोर करना। आपने रेंट चार्जेबल टैक्स का 150 लेना। सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बाद में इंश्योरेंस ये वगैरह। बाकी सारे खर्चे बाद, ये आपको वैसे याद दहाने के लिए है। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आखिर में भी कर रहे होंगे ना, तो तब भी कर सकते हैं। टोटल। बस लेना उस टोटल अमाउंट का 1/5। कल करेंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह, वैसे ही खत्म हो जाएगा कल इंशाल्लाह। इसके सवाल भी कोई दो चार हो जाएंगे। लेकिन समझने वाला मेरे बच्चों, छुट्टी ना कीजिएगा खुदा के लिए।